नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में ट्रेजेडी किंग गमराज की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है झंडा नीचा रहे तुम्हारा। भगवान के मंदिरों में भीड़ बढ़ गई है तो इसका ये मतलब नहीं कि जनसंख्या बढ़ गई है। वास्तव में दिन दुखियों की संख्या बढ़ गई है। हर भक्त झोली फैलाए खड़ा है। माँ भर दे झोली खाली, हम भी तेरे गुन गाएंगे, सदा तेरे दर आएंगे। मतलब झोली नहीं भरी तो गुन नहीं गाएंगे, दर नहीं आएंगे। आज खुश तो बहुत होंगे सभी भक्तजन। अरे, हमारे पुराने जूते चप्पलों के स्थान पर ये नए जूते चप्पलें कौन रख गया? वो देखो क्या लिखा है। भक्तों, जयकारा ए शेरों वाली का। मैं गुप्त दानी हूँ। गुप्त दान में क्या दूँ कुछ समझ नहीं पा रहा था। इसी उधेड़बुन में जब मंदिर से गुजर रहा था तो पुराने जूते चप्पल देखकर मैंने तय किया कि मैं जूते चप्पलें दान करूंगा, क्योंकि आज के महंगाई के दौर में एक जूता 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये में आता है। कुछ लोग बढ़िया जूते पहने, कुछ लोग फटीचर। ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो मैंने यहाँ पड़े सभी नापों के जूते चप्पल नए महंगे जूते चप्पलों से बदल दिए हैं। ये तो उस दानी ने बहुत बढ़िया काम किया है। मैं कब से रीबॉक का जूता लेने की सोच रहा था। मेरे सभी दोस्तों के पास तो और भी महंगे देवदास के जूते हैं। घाटा के महंगे चप्पल, वाओ! उत्साहित लोगों ने महंगे एवं चमचमाते जूतों में अपने पांव डाले। जूते चप्पलों की एड़ियों पर दबाव पड़ते ही जूतों ने काटना एवं भौंकना शुरू कर दिया। बम बुम धुम धाम। ये तो जूता एवं चप्पल बम है। फेंको इनको। गिफ्ट फेंके नहीं जाते। ये गिफ्ट किसने भेजा? टेली मार्केटिंग कंपनी ने, जिसने फ़ोन नंबरों के आधार पर आपको लकी स्कीम का विजेता चुना और भेजा है ये शानदार गिफ्ट। गिफ्ट खोलते ही वो बन गया शानदार से जानदार। बुम! जरूरी नहीं कि हर एक के पास गिफ्ट ही आए। पेपर वाला रबर में बंधी अखबारों के रबर हटाकर जैसे ही अखबारों को खोला गया, बुम बुम, वहाँ घटनास्थल पर एक पर्चा मिला। ये पेपर बू बम है, जो सांस की बदबू के रिएक्शन से फटता है। लोग अक्सर बिना कुल्ला किए ही अखबार पढ़ लेते हैं। इंस्पेक्टर ईमानदार की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। आखिर कौन है ये जो कुर्ला में एक के बाद एक बम विस्फोट किए चला जा रहा है? और ये क्या, इसके घर में बम विस्फोट हुआ है, पर ये आराम से चादर तान कर लेटा कैसे हुआ है, जबकि फ़ोन पर बताया गया है कि इस घर में एक आदमी की मौत भी हो गई है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पिताजी हैं। विस्फोट में इनका सिर उड़कर यहाँ बिस्तर पर आ गिरा था। तभी मम्मी की आवाज़ सुनकर मैंने इनको इनको गर्दन तक चादर से ढक दिया और इनकी आंखें खोलकर होंठ मुस्कुराने के अंदाज में फैला दिए। मेरी मम्मी दिल की मरीज है। यदि वो पापा को ऐसी अवस्था में देख लेती तो उसको दिल का दौरा पड़ जाता। तो फिर इनका धड़ कहाँ है? वहाँ। मगर वो तो कुत्ते का धड़ है। वही बर्बर में ही तो पिताजी का धड़ भी पड़ा है। हमारा कुत्ता टॉमी ही तो रोजाना पिताजी को अखबार बालकनी से उठा कर देता था। आज दोनों उठ गए। ओह! आज कहीं भी कुछ भी हो सकता था। आलू लो, बम लो, मेरा मतलब बैगन लो। टिंडा तोड़ी लो, मिसाइल, मेरा मतलब घिया लो। आलू 2 रुपये किलो, टिंडा 1 रुपये किलो, टमाटर 50 पैसे किलो, प्याज 2 रुपये की 5 किलो, घिया 1 रुपये का एक, बैगन 2 रुपये किलो। अरे वाह! इतनी सस्ती सब्जियाँ। हाँ, मेरे खेतों में ज़्यादा उपज होने के कारण मैं सब्जियाँ सस्ती बेच रहा हूँ। दोबारा यहाँ नहीं आऊँगा, जल्दी खरीद लो। तू दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। धाड़! क्योंकि यहाँ से अब तू सीधा जेल जाएगा। धाड़! ओह, लगता है तेरा मेरा शब्दों पर ध्यान चला गया है और तू समझ गया है कि मैं सब्जियाँ नहीं बम बेच रहा हूँ। गुरु, जल्दी करो, समाज का कूड़ा ठीक जगह पर जा गिरा है। कूड़ेदान का ढक्कन लगा दो।
मुझे पूरा यकीन है कि पिछले कई दिनों से मुंबई में जो बम विस्फोट की घटनाएं हो रही है उसका जिम्मेदार यही होगा। स्क्रिस उफ, हिया धाड़ उफ। रॉकेट छोड़कर मेरा ध्यान भटकाने के बाद ये मुझे पीटने में सफल हो गया है। मेरा पीछा करने से पहले उस टाइम बम के बारे में सोचना जो मैंने अपने सब्जी की रेहड़ी में छुपा रखा है। धड़ उफ, कौन है तू? विस्फोट क्यों कर रहा है? मैं हूँ खालिद बिन जुलाब। मैं अफगानिस्तान से आया हूँ। फटाक फट फटाक उफ, ये तो लाल पटाखों की लड़ियाँ फेंक रहा है। ये पटाखे हमें घायल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कल पाकिस्तान और भारत के बीच होने वाली आगरा शांति वार्ता, जिसे आगरा समिट नाम दिया गया है, वहां के पागलखाने में कराई जाए, क्योंकि ऐसी वार्ताएं पागलखानों में करानी ही ठीक रहती है। वार्ता सक्सेस हो जाए तो आप दुनिया को बता सकते हैं कि पागलखाने में हर पगलाई बीमारी का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। इससे पागलखाने की वैल्यू भी बढ़ेगी सर। और यदि वार्ता असफल हो जाए तो कहा जा सकता है कि ये एक पागलपन था, कोई बुरा नहीं मानेगा। मगर तू तो अफगानिस्तानी है, एक विदेशी, तेरा इस वार्ता से क्या संबंध है? हम चाहे उसे पागलखाने में कराएं या किसी 5 स्टार होटल या रेल के किसी डब्बे में। फटाक नहीं, वार्ता को पागलखाने में ना कराया तो छोटे मोटे विस्फोट तो होते रहेंगे। बाद में एक ऐसा धमाका होगा जो पूरी मुंबई को हिला देगा। बुम! ओह, सब्जी की रेहड़ी में रखा टाइम बम फट गया। बिन जुलाब हाथ से निकल गया। मगर वो इस वार्ता को पागलखाने में क्यों करवाना चाहता है? इसमें उसका क्या फायदा है? इन सब बातों के लिए हमारे पास समय नहीं है संकालू। सबसे पहले हमें उसकी बात सरकार तक पहुंचानी होगी। यमुंडा, कार बनकर सामने खड़ा मिल। मैं सामने पार्किंग में मिलता हूँ। अरे नहीं, पार्किंग में नहीं। क्यों? पार्किंग में क्या दिक्कत है? अभी जब तू बाहर निकलेगा तब पता चलेगा। पर्ची पर्ची तो नहीं है। हमने कार यहाँ पर खड़ी नहीं की थी। तो फिर कार यहाँ कैसे आ गई? पर्ची निकालो या फिर फाइन, पूरे 500 रुपये। यमुंडा के बच्चे इसलिए कह रहा था कि पार्किंग में नहीं, कार पार्किंग में मैंने खड़ी की है। इसको पर्ची मैं ही दूंगा। ले पर्ची। धाड़। अरे कोई इसका नंबर नोट करो। कर ले। यमुंडा कार का रजिस्ट्रेशन किसी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में नहीं मिलेगा। हमें तुरंत दिल्ली जाना होगा। समस्या गंभीर थी प्रधानमंत्री जी। कश्मीर समस्या पर आगरा समिट आगरा मेंटल हॉस्पिटल में कराने में कोई नुकसान नहीं है। हम वार्ता वहां के एयर कंडीशन ऑडिटोरियम में करवा सकते हैं, किंतु यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो सन के अपराधी ना जाने क्या गजब ढाएगा। अगर इस वार्ता का स्थान बदलने से मुंबई में शांति बनी रहेगी तो हम वार्ता पागलखाने में करवाने को तैयार हैं। धन्यवाद श्रीमान, इससे एक फ़ायदा तो ज़रूर होगा। मुंबई पुलिस को उस अपराधी को पकड़ने का समय मिल जाएगा। पाकिस्तान के जनरल मसरूफ साहब के आगरा आगमन का सीधा प्रसारण दिखाया जा रहा था। वो देख संकालू, पाकिस्तान के जनरल मसरूफ साहब आगरा तशरीफ़ ला चुके हैं। गुरु, मुझे तो शंका हो रही है कि मसरूफ साहब वार्ता में हिस्सा लेने कम और आगरा का ताजमहल देखने की नीयत से ज़्यादा आए हैं और मेहमान नवाजी का खर्चा करवा रहे हैं हमारा। तो फिक्र मत कर संकालू, यदि वार्ता सफल रही तो हम उन्हें ताजमहल भी घुमाएंगे, और यदि नहीं रही तो उन्हें बता दिया जाएगा कि इस वक्त वो कहाँ हैं और उन्हें वहाँ पर क्यों लाया गया है। मैं आज तक से कपिल शास्त्री आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आगरा शिखर वार्ता का सीधा प्रसारण। जनरल मसरूफ साहब को अगर वार्ता स्थल पर पिछले दरवाजे से ले जाया जा रहा है। आगरा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। वार्ता के बाद जनरल साहब को भोजन में कढ़ी चावल और लखनवी कबाब खिलाए जाएंगे। वार्ता की शुरुआत लखनवी लजीज कबाबों से। आप देख रहे हैं जनरल पेप्सी का मजा ले रहे हैं। जनरल साहब ने कश्मीर के डल झील में नहाने की इच्छा प्रकट की है। इस पर भारत के प्रधानमंत्री ने जनरल साहब को आगाह किया है कि जो भी पाकिस्तानी कश्मीर की डल झील में नहाने की इच्छा लेकर आता है तो हम उसको नहलाने के लिए यहीं पर लाते हैं।
सेहत बनाए रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने जनरल मसरूफ साहब को पेप्सी के बजाय लस्सी पीने की बात पर बल दिया, परंतु जनरल डल झील में नहाने की बात पर अड़े। उनका कहना है कि इसलिए वो सुबह नहाकर भी नहीं आए और तेल, तौलिया एवं साबुन भी साथ लाए हैं। डल झील में नहाने की जिद पर वार्ता असफल। जनरल साहब को जानबूझकर आगे के दरवाजे से बाहर ले जाया गया। आगे के दरवाजे पर लगा अस्पताल के नाम वाला बोर्ड देखकर जनरल साहब आग बबूला। अरे ये तो पागल खाना है। वार्ता स्थगित कर मसरूफ साहब वापस पाकिस्तान को उड़े। ये तो अच्छा नहीं हुआ। मुझे तो पहले ही उनके नीयत पर शंका हो रही थी। भला उनको डल झील में नहाने की अनुमति कैसे दी जा सकती थी। और एक और सनसनीखेज समाचार, जनरल का विमान अभी इस्लामाबाद उतरा भी नहीं कि करगिल में पाकिस्तानी फौजों का भारतीय चौकियों पर हमला शुरू। ये तो और भी बुरा हुआ। संकालू, हमने ही प्रधानमंत्री जी को आगरा समेत पागलखाने में कराने की राय दी थी। इस लड़ाई के जिम्मेदार हम होंगे। गुरु होकर फिक्र करते हो गुरु, बुलाओ यमुंडा को। गुरु होकर फिक्र करते हो गुरु, बुलाओ यमुंडा को। यमुंडा फाइटर प्लेन बनकर आ। संकालू, इस लड़ाई में एक भी फौजी मरने नहीं दूंगा, चाहे वो भारतीय हो या पाकिस्तानी। यमुंडा, तुझे जल्दी से जल्दी कारगिल पहुंचना होगा। कारगिल यहाँ से सिर्फ 400-500 किलोमीटर ही तो दूर है स्वामी। मैं कुछ ही मिनटों में आपको वहाँ पहुँचा दूंगा। स्वामी, हम बर्फ से ढकी कारगिल की पहाड़ियों के ऊपर आ पहुँचे हैं। सारे जहाँ से अच्छा पाकिस्तान हमारा। जिंग 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 बुम। अरे ये नारा तो हमारा है। नारा इस प्रकार है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ, हम बोल बोले हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। पाकिस्तान के बुलबुले तो हम भी हैं काफिरों। हाँ, और कश्मीर है गुलिस्तान हमारा। जिंग 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 जिंग। तुम पाकिस्तान के बुलबुले नहीं हो, बल्कि गंदे पानी में उठी जहरीली गैसों के बुलबुले हो, जिनको हम फोड़ कर रख देंगे। भून डालो इनको। जिंग जिंग धाए धाए धू धू। गुरु, दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। मुझे सोचने दे संकालू, मुझे सोचने दे कि ऐसे में क्या कर सकते हैं। अगर यमुंडा टैंक बनकर नीचे उतर जाएं तो बात कुछ बन सकती है संकालू। टैंक तो हमारी सेना के पास भी है, मगर वो उनको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। मुझे शंका हो रही है कि दुश्मनों ने एंटी टैंक माइंस बिछा रखे हैं। यही तो संकालू, यही तो पाकिस्तान की फौज ऐसा समझती है कि एंटी टैंक माइंस बिछाकर वो सुरक्षित हो गई है, तो यमुंडा उनका भ्रम तोड़ सकता है और उनको पीठ दिखाने पर मजबूर कर सकता है। गुरु, क्या कहना और करना चाहते हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरा नाम संकालू है। काम शंकाएं करना तू कर और मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ। यमुंडा, गुरु, वादा ये है कि एक भी सिपाही नहीं मरना चाहिए। नहीं मरेगा संकालू, नहीं मरेगा संकालू, एक भी नहीं मरेगा, क्योंकि मौत चाहे इस पार हो या उस पार, मौत किसी बाप, भाई, पति या बेटे की होती है। जंग में कोई मरता है तो वो सिपाही कहलाता है, मगर वास्तव में कई रिश्तों की मौत एक साथ होती है। सबसे ज़्यादा मरती है इंसानियत। दो देशों की सीमाओं पर जहाँ प्यार बरसना चाहिए वहाँ गोलियाँ बरसती है। यमुंडा, शाबाश, आगे बढ़। इन लोगों ने भैंसों की तरह भागता टांगों वाला टैंक पहले कभी नहीं देखा होगा। तू जब इनकी तरफ दौड़ना शुरू करेगा तो दगड़ दगड़ उनमें से एक भी टिका नहीं रह पाएगा। धुम। या अल्लाह, ये भारत की फौजों ने कैसा टैंक इजाद कर दिया है। दौड़ने वाला टैंक। ये तो इतनी तेज़ी से दौड़ा चला आ रहा है कि एंटी टैंक माइंस भी इनके गुजर जाने के बाद फट रहे हैं। गोलियां तो चलाओ। हमारी गोलियां इस दौड़ी टैंक का क्या बिगाड़ देंगी। थोड़ी देर में ये तो पास आ जाएगा और फिर हमें भून डालेगा। तो क्या करें?
कारगिल का मोर्चा छोड़ो। नहीं, हम सैनिक हैं, कायरों के समान मोर्चा नहीं छोड़ सकते। इन्होंने पागलखाने में मीटिंग की, इनको सबक सिखा कर रहेंगे। लेकिन बंदूक चलाने के लिए दुश्मन से नाल की लंबाई की दूरी तो होनी ही चाहिए दगड़, और उतनी दूरी बनाए रखने के लिए हमें यह जगह छोड़नी ही होगी। गुरु, दुश्मन भाग रहा है, मुझे मालूम था वो भागेगा। यमुंडा, अब तू रुक जा, वो पलटकर भी नहीं देखेंगे। जनरल मसरूफ साहब को क्या जवाब देंगे? मसरूफ साहब ने खुद कह रखा है कि हमारे पास सैनिक कम है, जब पिटने की नौबत आए तो हम भाग सकते हैं। सैनिक बचाने बहुत ज़रूरी हैं। भारतीय चौकी पर हर्षोल्लास छा गया था। हुर्रे! दुश्मन दुम दबाकर भाग गया। पर दुम वाला टैंक लेकर कौन आया? वो जो भी था अब टैंक लेकर वापस जा रहा है। यमुंडा, वापस चल। यमुंडा, आज तेरी बदौलत हमारी फौजें बिना लड़े ही जीत गई। इसमें मैंने कुछ नहीं किया स्वामी, मैंने तो वही किया जो आपने कहा, लेकिन वो नहीं हुआ जो मैंने चाहा। खनाक! मैंने चाहा था जैसे पाकिस्तान को ये पता लगेगा कि आगरा शांति वार्ता पागलखाने में करवाई गई है तो इस बात से खपा होकर पाकिस्तान भारत के साथ लड़ाई शुरू कर देगा। छनाक! लड़ाई शुरू भी हो गई थी, मगर टांगों वाले टैंक के कारण पाकिस्तानी फौजों का मुंह की खानी पड़ी। आखिर भारतीय फौजों के पास ऐसा टैंक कहाँ से आया? पर बॉस, अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। ताड़! बेवकूफ़, जब मैंने पहली चीज़ तोड़ी थी तभी तूने मुझे क्यों नहीं रोका? शरीफ लोगों के इस्तेमाल में आने वाली ये चीज़ें तो हमने इसलिए खरीदी थी ताकि यहाँ रहने पर कोई हम पर शक ना करे। अब जो हो गया, आगे क्या करना है? इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।